हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं आप लोगों को क्लास 10th की आरबीएससी की हिंदी मीडियम की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ में क्लास टेंथ की हिंदी मीडियम की बोर्ड की जो मैथ है उसको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और इसका अंक वार 4 है, ठीक है। और ये आप बीकेवी मैथ चैनल पर देख रहे हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि अदर स्टूडेंट है जिनको ये वीडियो नहीं पहुंची अभी तक उनके पास पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। ये आपको मेन रोल प्ले कर सकती है आपकी परसेंटेज में मैथमेटिक्स, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। अगर आप अच्छी तरह समझ पाते तो आपको ज़्यादा इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती है। आप अदर विषय में जैसे सामयिक ज्ञान जो रटना होता है उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। ये आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझा दूंगा, आप एक बार इसको समझ लें बस, तो आपको बुक के सवाल करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप सवालों कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल दूंगा, कुछ बुक से एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप अपने सारे सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बहुपद स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुपद में तो सबसे मेन मुख्य पद होते हैं अचर और चर। अचर उन चीज़ों को, उन वैल्यू को कहते हैं जिनकी जो फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे 4 है, 2 है, 3 है, ये क्या फिक्स है। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 ही है, और कुछ तो है नहीं। 3 की वैल्यू को दो थोड़ी है, ये तो 3 ही है ना, इसकी वैल्यू 3 थी, फिक्स है इसलिए अचर है। चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू में फिक्स नहीं होती, जैसे एक्स है तो एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। ये एक्स की हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5, 10, 20 कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। इससे आप एक समीकरण समझ सकते हैं, जैसे कि 3x² + 2x + 1 बराबर f। मैंने ये बराबर f रख दिया है कि मैं x के साथ ये f चेंज होता रहेगा। यहाँ पर f बराबर ये है तो इसमें एक क्या है, एक क्या है, अचर है ना। एक फिक्स है समीकरण में, एक की वैल्यू एक ही रहेगी, कुछ और तो नहीं हो सकती ना, ये अचर है। अब इस समीकरण में x है, उसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 20, कुछ 50, 100, 1000, लाख, करोड़ कुछ भी रख सकते हैं, तो आपकी f की वैल्यू भी बदलती रहेगी। अब हम बहुपद का वर्गीकरण देखने वाले हैं, ठीक है। बहुपद के टाइप क्या क्या होते हैं और किस आधार पर इनको बांटा जाता है, ठीक है। वर्गीकरण किया जाए, बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। बहुपद है ना, इसके दो तरह से बांटा गया है इसको। कैसे, एक तो बहुपद में कितने पद हैं, बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर, के पदों की, मैं जल्दी जल्दी रख रहा हूँ जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो सके, ठीक है। इसके बाद आप आराम से इसको उतार सकते हैं। बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। तो दूसरा होता है बहुपद में जो आपका चर वैल्यू है, जैसे चर किया जाता है हमारा एक्स होता है हमारे सवाल में, ठीक है। उसी घातों के आधार पर क्या है ना, चर आधार पर, तो इसे देखते हैं, ठीक है। इसमें बहुपद के पदों की संख्या का आधार पर, जैसे बहुपद क्या है, बहुपद में जैसे एक पद है, जैसे ये है 9x⁻0, 9x⁻0 है, ये क्या हुआ, ऐसी अगर किसी भी संख्या घात 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1। तो 9 × 1 ये 9, ठीक है। इसमें क्या पद है, एक पद है 9x⁻0 या 9x², ठीक है। ये इसमें ये क्या है, इसमें एक समीकरण है जिसमें ओनली कितना पद है, एक पद, तो इसे क्या कहेंगे, एक पदीय, क्या कहेंगे इसे, एक पदीय, ठीक है। तो ये क्या है, एक पदीय। इस बहुपद का टाइप क्या हुआ, एक पदीय है। इस बहुपद का क्या टाइप हुआ, एक पदीय। अब जैसे कि एक दूसरा बहुपद है 9x³ + 5x, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, दो, एक पद और दो पद, तो ये कितना हुआ, द्विपदीय है। अब ऐसे ही आप पद बढ़ाते जाएंगे और रूम कहते जाएंगे। अब जैसे 3 पद हैं, 1, 2, 3 किसी समीकरण में, जैसे कि 9x² + 5x + 6, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद है, तो आप इसे क्या कह देंगे, त्रिपदीय है। अब इसके बाद जैसे अब त्रिपदीय, चतुर्पदीय, पंचपदीय कहते नहीं है। इसके बाद किसी में ज़्यादा पद आए तो हम उसे बहुपदीय कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि बहुत बड़ा समीकरण लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर 9x⁵ + 9x⁴ + 8x³ प्लस x² + 2x + 1, ये क्या हुआ, हम इसे बहुपद कह देते हैं, ठीक है। हम इसे नहीं कहेंगे पंचपदीय, ओके, ये बहुपद हो जाता है, ठीक है। मतलब एक पद एक पदीय है, ये भी क्या है, एक पदीय, ठीक है, एक पदीय है। इसे एक पदीय बहुपदीय नहीं, एक पद एक पदीय है,
दो पद, द्विपदी, तीन पद, त्रिपदी हो जिसमें तीन के बाद जब अधिक पद आ जाते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर की घातों संख्या के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार। अब जैसे ये है समीकरण है कोई 9x0, ठीक है, ये समीकरण है जो कि हमने पहले देखा था, जो कि एक पद ये था। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये बहुपद का घातों के आधार कौन सा है। अब इसमें x0, अब x0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये कितना होगा 9 × 1 = 9। तो जिस जो कांस्टेंट इसको क्या कहते हैं, ये क्या हुआ अचर हुआ है ना, तो इसे हम अचर ही कह देते हैं। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं अचर ही कह देते हैं। जिसमें x की एक भी घात नहीं होती उसे क्या कहते हैं अचर। जिसमें x की एक भी घात नहीं होती उसे क्या कहते हैं अचर। क्या कहते हैं अचर। अब जैसे अगर 9x + 5 है बराबर 0 जो भी है। ठीक है, ये क्या है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण। जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं रैखिक समीकरण। ये क्या है रैखिक समीकरण। ठीक है, मतलब हम घातों की घात की मतलब हम x की अधिकतम घात देते हैं। समीकरण हम क्या देखते हैं x की अधिकतम घात। जैसे कि समीकरण ये है 9x² + 5x + 8 है। इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, यहाँ पर x की घात कितनी है आपने मतलब यहाँ पर x की घात तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर में क्या होता है x की घात 0 होता है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर x की घात 2 है। तो हमें कौन सा चूज करना है, हमें देखना है कि x की अधिकतम घात क्या है। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसे क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। इसे कौन सा कहेंगे द्विघात बहुपद, या इसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद, बहुपद, इसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, और हमारे लिए सिलेबस में सिर्फ द्विघात तक है, इसलिए आपको द्विघात बताऊंगा। इसके अलावा अगर x की अधिकतम घात 3 है तो उसे त्रिघात कह देते हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड 9x³ + 8x² + 6x + 7, ये क्या है त्रिघात समीकरण। क्या है त्रिघात बहुपद, सॉरी क्या है त्रिघात बहुपद, मतलब ये क्या हो त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात कितनी है इसमें 3, ये क्या त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात कितनी है 3, अधिकतम घात 2 तो द्विघात, अधिकतम घात 1 तो रैखिक मतलब लीनियर, मतलब इसे कहते हैं ना, ये रैखिक हो जाता है। और अधिकतम घात 0 मतलब उसका मतलब क्या होता है अचर ही हो जाता है। x की यहाँ पर अधिकतम घात कितनी 0, तो x की घात 0 मतलब 1 होता है, तो ये क्या होगा अचर होगा। ठीक है, अगर यहाँ x की घात अधिकतम घात कितनी 1, ये रैखिक हो गया। अधिकतम घात 2 तो द्विघात, अधिकतम घात 3 त्रिघात हो गया। अब हम इसको देखें तो ये क्या है, अगर बहुपद में पदों की संख्या का आधार पर देखिए कौन सी समीकरण हो जाती है, कौन सी बहुपद हो जाती है, ये इसमें कितने पद द्विपद भी हो जाती है। ये क्या हो जाती है द्विपद भी हो जाती है। ये इसमें कितने पद है 1 2 3, 3 पद त्रिपदी हो जाती है। इसमें कितने पद है 1 2 3 4, ये चतुर्पदी हो जाती है, मतलब इसे बहुपद ही कहते हैं जनरली। ठीक है, और जैसे हम इसको चेक करते हैं ये कौन सी है, ऐसी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर ऐसी घात 1 है, यहाँ पर ऐसी 3 है, अधिकतम कौन सा है इसमें 3, तो इसे क्या कह देंगे त्रिघात, इसे क्या कह देंगे त्रिघात। ओके, और यहाँ पर ऐसी अधिकतम घात कितनी 2, तो आप इसे क्या कह देंगे द्विघात। ठीक है, यहाँ पर ऐसी अधिकतम घात कितनी 5, तो पंचघाती है ऐसा कुछ कह देंगे, वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, आप उसे हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था बहुपद के बारे में, वो आपको इंट्रोडक्शन था मतलब इस चैप्टर का। ठीक है, अब हमारा मेन चैप्टर क्या है द्विघात बहुपद। अब हमें इसके शून्य निकालना है, शून्य को हमें संबंध निकालना है, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें करनी है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है द्विघात बहुपद है 9x² प्लस इसे आप 8x + 6, ये क्या होगा द्विघात बहुपद। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात x की कितनी 2, तो इसलिए क्या होगा द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर हम इसी को बराबर 0 लिख देते हैं, अगर हम इसी को बराबर 0 लिख दें, देखो 9x² + 8x + 6 = 0, मतलब बराबर 0 है ना, इसे इक्वल टू कहते हैं इंग्लिश में। 9x² + 8x + 6 = 0, तो ये क्या बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाता है। इसे क्या कहते हैं समीकरण, उसे क्या कहते हैं ओनली बहुपद। समीकरण होता है, समीकरण की वैल्यू 0 होती है, मतलब यहाँ पर जो समीकरण लिखी होती है ना, समीकरण क्या होती है जिसमें बराबर 0 लिखा हुआ था, ये क्या ओनली बहुपद है। और इसे मतलब बराबर 0 लिख दो आप, मान लो वो समीकरण बहुपद। ठीक है,
अब समीकरण में क्या करना होता है, हमें एक्स के वो मान निकालने होते हैं जिनको इसमें रखने पर ये मान 0 आ जाए। मतलब ये है ना, ये चीज़ है, ये क्या बहुपद है। अब इसमें मैं एक्स के मान बदलते जाऊंगे, एक्स का मान 1 रखूँ, 0 रखूँ, एक्स का मान 0, एक्स का मान -1 रखूँ, कुछ भी रखूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। एक्स का मान 1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है, 9 + 8 × 1 + x, तो 9 + 8 + 6 14 और 9 23 आ जाती है। ठीक है, 0 तो नहीं है ना, इसका मतलब x बराबर 1 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, -1 रखते कुछ आएगी, मतलब मैं x की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा और इसकी वैल्यू बदल दी जाएगी। मुझे वो x चाहिए जिन पर इसका मान 0 आ जाए, और मैं x के उन मानों की कहता हूँ शून्यक कहता हूँ। क्या कहता हूँ? शून्यक, या इस समीकरण के मूल कहते हैं। मतलब x के वे मान जिनको इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, मूल या शून्यक कहते हैं। ठीक है, x के वे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर मान 0 आ जाए। ठीक है, मान 0 आ जाए। ठीक है, मतलब ये x के मान इसमें रखूँ मैं और ये मान 0 आ जाए, मतलब ये भी 0 आ जाए, तो मतलब ये बराबर सब सही होगा ना भाई। तुम ये बताओ 3 बराबर 0 हो सकता है? ये मतलब ये कुछ क्या कहता है, ये मतलब चूतिया कथन है ना, बकवास है ये तो। मतलब ये हो ही नहीं सकता है 3 बराबर 0, ये कुछ है क्या? कुछ नहीं है, 3 बराबर 0 हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मतलब मुझे अब मैं भाई x के वो मान ही तो इसको संतुष्ट करेंगे ना, जिनको मैं इसमें रखूँ, इसमें ये 0 आ जाए, ये 0 आएगा तभी इसको बराबर हो पाएगा ना, ये 0 आ जाएगा तभी इसके 0 बराबर हो पाएगा। ये 0 अब 0 बराबर 0 तो ये तो सही है, अगर 1 बराबर 0 इसका मतलब क्या, 1 ही 0, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये तो असंभव है। मतलब मुझे x के वो मान निकालने जो कि संतुष्ट करे, वो क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। ठीक है, मतलब x के वे मान जिन्हें समीकरण रखने पर मान 0 आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो x के वे मान क्या कहलाएंगे, x के वे मान क्या कहलाते हैं, वे मान क्या कहलाते हैं, वे मान कहलाएंगे शून्यक। क्या कहलाएंगे, शून्यक, और उन्हें क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये मूल अर्थात शून्य निकालने की विधियां देखनी है। ठीक है, वो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे हम गुणनखंड करके निकालते हैं, और श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं, और एक पूर्ण वर्ग विधि भी होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसे मिटा के उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने वो मिटा दिया। अब मैं आपको मतलब मैंने क्या लिखा था, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, सॉरी अपने समीकरण लिखना है ना इसके लिए, द्विघात बहुपद लिख दो या समीकरण लिख दो, कोई बात है। ठीक है, जैसे 8x² + 6x + 2 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब मतलब यह क्या है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ये क्या, द्विघात समीकरण। जैसे मैं अगर मैं इसका जनरल रूप लिखूँ, ax² + bx + c बराबर क्या, 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मतलब इसे जनरल फॉर्म के व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का ये। ठीक है, मतलब मैं a का मान कुछ रखूँ, b का मान कुछ रखूँ, c का मान कुछ रखूँ, तो मुझे समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, वो सभी द्विघात समीकरण होंगे। जैसे a का मान मैं 1 रख दूँ, b का मान 1 रख दूँ, c का मान 1 रख दूँ, तो द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी, x² + x + 1। तो इस तरह मतलब मुझे सारी द्विघात समीकरण दुनिया में जितनी भी है ना, अस्तित्व करती हैं, जितनी भी द्विघात समीकरण, वो सारी इससे प्राप्त हो जाएंगी, a b c के मान बदलने से। ठीक है, अब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखें, द्विघात समीकरण में अधिकतम x की घात कितनी होती है, 1, सॉरी x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a does not equal 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब a की वैल्यू मतलब बराबर में क्या है, बराबर मतलब a बराबर 0, इसके बाद 0, a डज नॉट इक्वल 0, तो a का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब द्विघात समीकरण में a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हम देखते हैं कि क्या होता है, a का मान अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, a का मान 0 रख दूँ तो ये 0 + bx + c बन जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे लिखने जा रहा, तो जैसे क्या लिखता हूँ, a का मान 0 लिखता हूँ। ठीक है, तो समीकरण क्या बन जाएगी, bx + c
ये तो रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट द्विघात समीकरण, दिस इज रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसलिए हम बात करें द्विघात समीकरण के बारे में, तो ये द्विघात नहीं है, इसलिए हम ए का मान 0 नहीं लेते, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए ए का मान 0 नहीं होता। अब हम इसका शून्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। शून्य निकालने की अब एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, आप बस इसको याद रखें, ठीक है। आपको इसको एक्सप्लेन करना जरूर नहीं है कि यहाँ पर एक्स की जितनी घात है ना अधिकतम, और एक्स की द्विघात समीकरण है, जिसको एक्स के ऐसे दो मान होंगे जो इसे संतुष्ट करेंगे। एक्स के कितने मान होंगे? 2 मान। एक्स के 2 मान ऐसे होंगे जिन्हें इसमें रखने पर, एक्स के अधिकतम 2 मान ऐसे होंगे जिनको इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाए। मतलब एक्स की हमेशा, जब इसे सोल्व करेंगे, हमेशा एक्स के 2 मान आएंगे जिन्हें इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाए। इसके मतलब द्विघात समीकरण के 2 शून्य होंगे, द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते हैं, ठीक है। 2 शून्य होते हैं। अब मैं उन 2 शून्य को निकालने की आपको विधि बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली विधि होगी गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको गुणनखंड करने की, मतलब शून्य निकालने गुणनखंड की विधि बताने वाला हूँ। अब ये बात आपको पहले ही बता दूँ, ये मतलब मैं आपको तरीका बताऊंगा, मतलब ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट, अगर ये आपके दिमाग में नहीं आती, गुणनखंड नहीं हो रहे होते हैं जिसके गुणनखंड करने हैं, तो आपको और विधि होंगी, वो आसान विधि है। ये जरूरी नहीं है, आपको अगर थोड़ा कम समझ में आए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगली विधि बताई जाएंगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कि समीकरण है एक्स स्क्वायर, जैसे समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये क्या है? एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, ठीक है। और एक समीकरण है एक्स स्क्वायर, मैं आपकी बुक से एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी बुक का एक उदाहरण है, ये मैं अपनी तरफ से लिया, ठीक है। मुझे मतलब ये होता है ना, बीच वाला एक्स वाला, एक्स का गुणनखंड होता है ना, मुझे इसे इस तरह तोड़ना होता है गुणा में, मतलब सॉरी, इसको इस तरह जोड़े तोड़ने पर इस तरह 2x आना चाहिए, बीच वाला टर्म इस तरह आना चाहिए कि इनका ये से उनका गुणा करने पर कोई दिक्कत ना है, सॉरी यार, ठीक है। क्या होता ना, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो ये मतलब इसको मुझे तोड़ना दो पार्ट में, ठीक है। और उन दोनों पार्ट का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कौन कौन से पार्ट में बदलूँ, जिससे कि गुणा करने पर तो एक्स स्क्वायर आ जाए, इसके ऐसे 2 पार्ट हों जिससे गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 2x आ जाए, ठीक है। अब ये आपको सोचना पड़ता है ना, तो काम हो रहा है, वीडियो को कभी रोकनी पड़ जाती है, ठीक है। और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2x आ जाए। अब देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, अगर मैं घटाने पर, अगर मैं कुछ इस तरह तोड़ूँ कि घटाने पर 2x आए, तो मतलब मैं घटाना तो इसमें पॉसिबल नहीं है, कि घटाएंगे तो एक माइनस से चलना है, जबकि हमें प्लस एक्स स्क्वायर आना है। तो 2x को तोड़ना है, किसमें तोड़ूँ मैं? जोड़ने पर तो x प्लस एक्स ही आ सकता है, 2x और कुछ आ नहीं सकता, 3x प्लस एक्स तो 4x आएगा, मतलब कुछ से भी नहीं आएगी, प्लस इससे ही आएगा सिर्फ 2x, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने 2x को किस में तोड़ा है, x और x में। x प्लस एक्स कितना आ रहा है 2x, और जब भी गुणा करने पर कितना आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 2x को मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस एक, ठीक है, बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमें कॉमन लेना होता है, क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है, ठीक है। कॉमन यहाँ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ 3, इसमें कितनी बार भाग गया एक्स का, एक बार, सॉरी एक्स बार, उसमें कितना गया एक बार, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कॉमन बच्चे को जो 2 पद में कॉमन इस तरह लेना होता है कि जो कोष्टक के अंदर आए ना वो पहले जैसा ही आए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन में क्या लूँ, 1 लूँ, जिससे कि अंदर कोष्टक में एक्स प्लस 1 आ जाए, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, अब पूरे में से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x प्लस 1, या मतलब टीचर ऐसे बताते हैं स्कूलों में कि बस आप ऐसे करो, इसको ले लो और जो इसको लिख दो, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, रियल में हम कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 1 क्या ले रहे हैं, कॉमन, ठीक है। अब x प्लस 1 कॉमन ले दिया, क्या बचा x, या कितना बचा प्लस 1, बराबर 0। तो क्या ये 0, ये क्या है 0, ठीक है। x प्लस 1 का गुणा x प्लस 1 से किया 0 आया, ठीक है। तो ये तो x प्लस 1 है, तो ये क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग 0 कब होगा, तो स्वयं संख्या 0 हो,
एक्स प्लस एक का वर्ग 0 है, इसका मतलब क्या एक्स प्लस एक 0 है? कोई आप मुझे ये संख्या बता सकते हैं जिसका वर्ग करने पर 0 है? नहीं ना, क्योंकि कोई संख्या है नहीं, सिर्फ 0 है, 0 का वर्ग करने पर 0 आएगा। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का खुद से गुणा। 0 कब आता है? कभी गुणनफल 0, कभी 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 भी गुणनफल 0 कब आता है? जब दो संख्या में कम से कम एक संख्या 0 हो। अब यहाँ तो वर्ग है ना, मतलब 0 गुणा 0 0 आ सकता है, मतलब एक्स प्लस एक का मान कितना आ गया? 0। तो एक्स का मान सेकंड करते -1 आ गया। ठीक है, मैंने आपको, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो एक्स का एक ही मान आया है, यहाँ तो एक्स का एक ही मान, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स के से दो मान होंगे जो संतुष्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक्स के दोनों मान ही -1 हैं। जैसे कि आप यहाँ से निकालें, अगर आप यहाँ से निकालें तो देखो ये गुणनफल कितना है? 0। ये गुणनफल कितना है? 0। गुणनफल 0 कब आएगा? या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो। गुणनफल 0 कब आता है? मतलब अब 3 बराबर 0 है, गुणा में कुछ किया है, यहाँ पर कुछ है, तो भाई ये कन्फर्म नहीं है 0 होगा। पर 3 गुणा 0 अगर मैंने मान लो एक्स प्लस एक का मान 0 नहीं है, ये अगर वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये कभी 0 नहीं हो सकती। मतलब मैं 0 को गुणा किसी संख्या से करूँ तभी तो 0 आएगी ना। इसका मतलब ये जैसे ये 0 है तभी या तो ये 0 है या ये 0 है, तो x प्लस एक बराबर 0 या x प्लस एक बराबर 0, दोनों मान क्या आ गए? x बराबर -1 और x बराबर -1। इसके दो शून्य क्या आ गए? दो शून्य क्या आ गए? -1, -1। ठीक है ब्रो, अब मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है? ये क्या -2x, ये क्या -2x, और इनका गुणनफल करने पर कितना आएगा? मुझे सिर्फ ये साइन भी लेना है, ठीक है। गुणा करने पर कितना आ रहा है? -8x²। अब मुझे -2x को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो -2x आए, जोड़ने घटाने पर तो -2x आए। मतलब मुझे इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर तो -2x आए और गुणा करने पर -8x² आए। अब मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप ये पद होता है ना, इसके गुणनखंड कर लें। ठीक है, ये गुणनखंड क्या होंगे? 8 गुणा 1, इसको मतलब गुणा में तोड़ के देखें। 8 गुणा 1 4 × 2, ठीक है, और 2 × 4 1 × 8। अब देखो कि मैं किस में से किसको घटाऊँ इससे -2 आ जाए। गुणा भाई इनका गुणा 8 आ रहा है, इसका गुणा 8 आ रहा है, इसका गुणा 8 आ रहा है, इसका गुणा 8 आ रहा है। तो मुझे चेक करना है कि गुणा करने पर -8x² आ रहा है, -8 आ जाए और घटाने पर -2 आ जाए। अब मैं 4 में से 2 घटाऊँ तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, -2 तो नहीं आएगा ना। मैं 2 में से 4 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 2 - 4 गुणा भी -8 आ रहा, तो सही है यार, हमने निकाल लिया अपना आंसर। अब हमारा क्या आ गया? गुणनखंड कैसे होंगे? x², इसको किस तरह तोड़ूंगा मैं? +2x -4x -8 = 0। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँगा? x। यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँगा? x। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो इसमें बार कितनी बार गया? x बार, इसमें कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, मैंने बताया था आपको यहाँ से मुझे कॉमन इस तरह लेना है कि अंदर x + 2 आना चाहिए, जो यहाँ है ना वही आना चाहिए, जिससे कि बाद में भी एक और कॉमन ले सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉमन क्या लें? तो यहाँ पर 1 भी कॉमन ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये नहीं आ पाएगा ना अंदर, इसलिए मैं कॉमन क्या लेना हूँ? 4 लूँगा। ठीक है, 4 प्लस का माइनस का ये भी तो हो सकता है ना। अगर माइनस का 4 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा अंदर? x + 2 आ जाएगा। अगर मैं प्लस का 4 कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना आ जाएगा? -x -2। ठीक है, और मुझे अंदर कितना चाहिए? x + 2, तो मैं कॉमन क्या लूँगा? -4। ठीक है, -4 x + 2 = 0। ठीक है, अब मैं इसमें पूरे में से x + 2 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन का मतलब रहता है मतलब कि इसमें भी x + 2 भाग से ले जाए, इसमें भी x + 2 को भाग से ले जाए। मैं x + 2 कॉमन लेता हूँ, क्या आएगा? x + 2 कॉमन लिया, इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, तो अंदर कितना आ गया? x -4, इसमें भाग गया x बार, इसमें -4 का। ठीक है, बराबर 0। मैंने पहले आपको अच्छी तरह समझा दूँ, पर आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में नहीं आया, अभी हम कन्फर्म है ना, क्योंकि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गई क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ये बराबर में 0 है, मतलब इन कोई ये संख्या है, एक कोई संख्या ये है, मुझे पता नहीं है ये क्या संख्या है, ये क्या संख्या है, तो मुझे x का मान पता नहीं है। ठीक है, मुझे इस संख्या नहीं पता, इस संख्या नहीं पता, ये तो कन्फर्म है ना। इन दोनों में से कोई एक संख्या तो कम से कम 0 होगी भाई, तभी तो ऐसा हो सकता है। मान लीजिए जैसे ये 4 हो जाता है और ये 3 हो जाता है तो ये मान 0 नहीं आएगा, तो यह सब तो हो जाएगा, बराबर 0 आना ना।
इसलिए अगर ये 4 हो रहा है तो ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों 0 हो जाए। दोनों साथ तो कभी 0 हो नहीं सकते ना, कि ऐसा भी ऐसा तो हो नहीं सकता एक्स ये भी 0 एक साथ हो जाए, ये भी 0 एक्स उसी मान पे हो जाए जिसपे ये होते। छोड़ो आप इसको, ज़्यादा आगे की बात है, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ ये सोचना है कि कम से कम कोई एक 0 होगा, या तो x माइनस 4 0 होगा, या x प्लस 2 0 होगा, ठीक है। या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, ठीक है। और ये 0 है तो क्या हो जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, और ये 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा पक्षांतर। अब हमें यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, क्या क्या है, 4 और -2। ये x के वो 2 मान है जो इस समीकरण में अगर रखे जाए, समीकरण क्या है, x² - 2x - 8 = 0। अगर मैं 2 मानों को इस समीकरण में रखूं तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसके शून्यक है, ये इसे संतुष्ट कर रहे हैं, या इसके मूल्य, ये क्या होगा, इसके शून्यक या मूल्य, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। और इसके बाद ये मैंने आपको बुक का उदाहरण कराया था। इस तरह आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सोचना होता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए शुरू में कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम सभी को आती है ना। इसमें बुक के आपको उदाहरण कर सकते हैं ना। बुक का मैंने उदाहरण नंबर 1 आपको बता दिया है। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 3 कर सकते हैं आप, उदाहरण नंबर 4 कर सकते हैं। 4 तो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये बुक है आप लोगों की, ठीक है, ये बुक है, ठीक है। मैं ये उदाहरण आपको करने चाहिए, सेम उदाहरण, ठीक है। इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। 3.1 है, 3.1 के सारे सवाल ऐसे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगली वीडियो में सत्यापन करके बताऊंगा। शून्य को योग कुछ अलग तरह से निकालते हैं, वर्णफल अलग तरह से निकालते हैं, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू। लाइक एंड शेयर सबका मेरा चैनल। अगर आपको प्रॉब्लम आए ना, कमेंट में लिखो, मैं आपकी 100% कमेंट सुनूंगा। आप अपना फ़ोन नंबर दें, अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं आपको फ़ोन से गाइड करूंगा, या आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकता है अपनी सॉल्व मतलब आपकी समस्या को सोल्यूशन करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मतलब लोगों को शुरू में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये बीजगणित कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आया होगा, नो प्रॉब्लम, इससे आप थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको गुणनखंड में कभी भी प्रॉब्लम आया थी तो इसकी अगली 2 विधि हैं, ठीक है। सीधे 4 विधि है, पुनर्विधि वो ऐसी है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज शेयर टू योर। अगर आपके आसपास कोई दोस्त हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो उनको आप अपने पास रख लें, जिससे कि वो भी बेचारे देख पाएँ, क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि सभी के माँ बाप सभी को 10,000 20,000 का फ़ोन दिला दें, ठीक है। इससे अपने दोस्तों की हेल्प करें, मतलब, और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें और उनका गाइडेंस करें। अगर आप होशियार हैं, अपनी क्लास में अच्छे बच्चे हैं, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उनको समझाएं। अगर अपने दोस्त को प्रॉब्लम आती है तो उससे मेरी बात कराएं, ठीक है। और थैंक यू।